नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे भूगर्भिक समय सारणी की और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरह से हमको इसको पढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इतना डिटेल में आपको इससे करवाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा और इतना डिटेल में आप किसी एक बुक के अंदर आपको मिलेगा भी नहीं, चाहे आप ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे भूगर्भिक समय सारणी की। तो अभी तक जितना मैंने करा दिया है उसका एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद हम जो कल कराया था उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे भूगर्भिक समय सारणी की। तो सबसे पहले हमने देखिए विभाजित किया था जो आपका इपोक था या महाकल्प जो था, महाकल्प या इयोन जो था, इसको दो भागों में विभाजित किया था। दो भागों में विभाजित किया था। एक तो हमने इसको विभाजित किया था प्री कैम्ब्रियन और दूसरा हमने विभाजित किया था पोस्ट कैम्ब्रियन। ठीक है, किस आधार पर विभाजित किया था? हमने विभाजित किया था कि वेल्स के अंदर, इंग्लैंड जो आपका ग्रेट ब्रिटेन जो पड़ता है उसका एक शहर है वेल्स के अंदर 570 मिलियन वर्ष पहले की एक चट्टान मिली। तो इससे पहले का जो कालखंड था वो क्या कहलाया? प्री कैम्ब्रियन। और इसके बाद का जो कालखंड था वो क्या कहलाया? पोस्ट कैम्ब्रियन। ठीक है, अब यहां से पहले जाएं तो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो यहां से लेकर 570 मिलियन ईयर एगो तक का हमने एक कालखंड मान लिया। और पोस्ट कैम्ब्रियन की बात करें तो 570 मिलियन वर्ष पहले से प्रेजेंट तक का काल जो है वो हमने पोस्ट कैम्ब्रियन मान लिया। ठीक है, इतना हमने बात की थी पहले। अब ये जो प्री कैम्ब्रियन है, इस प्री कैम्ब्रियन को हमने तीन भागों में विभाजित किया था। प्री कैम्ब्रियन को हमने तीन पार्ट में विभाजित किया था। और ये किस आधार पर किया था? ये जीवों के आधार पर। जॉइक मतलब होता है जीव। ठीक है, जीव के आधार पर विभाजित किया था। तो इसको तीन पार्ट में हमने बांट दिया था। एक कहलाता है एजोइक, दूसरा कहलाता है आर्चियोजॉइक और तीसरा कहलाता है प्रोटेरोजॉइक। याद आ रहा होगा, प्रोटेरोजॉइक। ठीक है, जॉइक माने आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एजॉइक माने मतलब कोई जीवन नहीं था। इस समय पृथ्वी पूरी तरह से आधुनिक स्थिति में नहीं आई थी, तो यहाँ पर कोई जीवन नहीं था उस समय। मतलब पृथ्वी की भूपरपट्टी का निर्माण नहीं हुआ था। इसमें आप देख रहे थे पृथ्वी की भूपरपट्टी का निर्माण हुआ, प्रारंभिक महासागरों या सागरों का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी उद्गार से शील्ड का निर्माण हुआ। और शील्ड के निर्माण के कारण और जो आपका महासागरों के जो छिछले सागर थे उसमें क्या बन गया? साइनो आर्की बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। साइनो आर्की बैक्टीरिया। तो साइनो आर्की बैक्टीरिया इस दौरान बन चुका था और साथ में ही इस दौरान क्या बन गया था? यहां पर कुछ शैवालों का निर्माण हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रोटोजोइक की। तो प्रोटोजोइक में कौन आया? प्रोटोजोआ की उत्पत्ति हुई और साथ में ही यहां पर क्या हुआ? कुछ विषाणुओं की उत्पत्ति भी हुई। ठीक है, और प्रोटोजोइक में एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्या होती है? फर्स्ट ओरोजेनी होती है। ओरोजेनी मतलब मैंने क्या बताया था? पर्वत निर्माणकारी या भूगर्भिक हलचल होती है। और इस भूगर्भिक हलचल में सबसे पहले कुछ भूखंडों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है
जो आपसे पूछे भी जाते हैं। तो इस दौरान क्या बन गया, अरावली बन गया, ठीक है, सतपुड़ा बन गया और साथ में ही पूर्वी घाट का भी निर्माण हो गया। तो इसी वजह से अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट ओरोजेनी हुई। क्लियर है इतना, ठीक है। तो एजोइक, आर्चियोजोइक और प्रोटेरोजोइक ये बात हम यहाँ पर कर चुके थे। फिर उसके बाद ये तो बात हो गई किसकी, ये प्री कैम्ब्रियन की बात हुई। फिर हमने बात की क्या, नेक्स्ट पोस्ट कैम्ब्रियन। फिर हमने बात की कौन सी, पोस्ट कैम्ब्रियन। तो पोस्ट कैम्ब्रियन की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है किस तरह से विभाजित है। एक तो पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, दूसरा मीसोजोइक, तीसरा सीनोजोइक, और चौथा ध्यान रखना नियोजोइक। इंग्लिश में ही याद करने हैं, बार बार आप इस बात को ना बोलें कि हिंदी में लिखवाइए। एक ही बात है, इसको पुराजीवी बोल देंगे लेकिन कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इसलिए इंग्लिश में ही याद रखें। पुराजीवी कहलाता है, ये मध्यजीवी कहलाता है, मध्यजीवी, ये नवजीवी कहलाता है, नवजीवी, और ये आपको पता है ये क्या कहलाता है, नूतन जीवी कहलाता है, नूतन जीवी, ठीक है। फिर जो पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक को हमने 6 किस में विभाजित किया था, 6 युग में विभाजित किया था। वो इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था क्या क्या स्थिति इसमें बनती है। तो कॉस्ट डीसीपी मैंने बोला था, COSDCP, क्रमबद्ध तरीके से याद करने के लिए। तो सी से यहाँ पर ध्यान रखना क्या हो जाएगा, सी से यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सी से यहाँ पर आप लिख लीजिए इस जगह पर, इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट डीसीपी की। हम यहाँ पर बात करें तो सी से हम यहाँ पर बात कर चुके थे, पी से लास्ट से शुरुआत करें तो यहाँ पर परमियन आ जाएगा, परमियन युग कहलाएगा। सी से यहाँ पर बात करें तो कार्बोनी फेरस आ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ भी याद रख सकते हैं, कार्बोनी फेरस आ जाएगा। डी से डिवोनियन आ जाएगा, डिवोनियन, ठीक है। एस से सिलूरियन आ जाएगा, सिलूरियन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओ से ऑर्डोविशियन आपको आ जाएगा, ऑर्डोविशियन, ठीक है। और सी से यहाँ पर, सी से आपका एक और यहाँ पर दिखाई देता है, सी से हम इसको हम बोल देते हैं कैम्ब्रियन। सी से क्या दिखाई देगा, कैम्ब्रियन, ठीक है। तो ये क्रम से आप याद रख सकते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस और उसके बाद परमियन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को अगर आप देखें गौर से तो देखिए क्या क्या मेन घटनाएं होती रही हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पर इन सागरों में क्या होता रहा है, विकास होता रहा है, ठीक है। जैसे सिलूरियन में आप देखेंगे मत्स्य वर्ग, सिलूरियन के अंदर यहीं पर आप नोट करते चले जाएं, देखिए मैंने नोट तो करवा ही दिया है। सिलूरियन में क्या हुआ है, मत्स्य वर्ग का उद्भव हुआ है, मत्स्य वर्ग का उद्भव यहाँ पर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, पत्ती विहीन, क्या आ गए थे, पत्ती विहीन पौधे विकसित होना शुरू हो गए थे। लेकिन डिवोनियन में, डिवोनियन को हमने क्या बोल दिया, फिश एज बोल दिया। मतलब इस भाग में पहुँचते पहुँचते मछलियों का पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, साम्राज्य हो गया, मछलियों का साम्राज्य हो गया। तो ये फिश एज कहलाता है। और यहाँ पर पत्ती विहीन पौधे थे, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपने देखा होगा इस भाग में ये पत्ती
सहित, मतलब पत्तियों वाले पौधे उगने लग गए, पौधों पर पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब पौधों पर पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोनिफेरस की और पर्मियन की। मतलब यहां तक हम बात कर चुके थे। और ऑर्डोविशियन में आपको पता है सेकंड ऑरोजेनी हुई थी, जिसको स्कैंडिनेवियन भी कहा गया था। तो इस तरह से मेन पॉइंट आप याद रख सकते हैं इन सब के बारे में। क्लियर है? तो देखिए यहां तक हम बात कर चुके थे, यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। कार्बोनिफेरस हमने पढ़ लिया था, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन और डिवोनियन। और डिवोनियन में क्या हुआ, डिवोनियन को फिशेज कहा गया और उसके बाद यहां पर पत्तीदार पौधे विकसित हुए। ठीक है, अब देखिए क्या स्थिति बनती है, इसको नोट कर लिए फटाफट से। अब आगे की स्थिति को समझिए। देखिए थोड़ा सा अपना विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अब लिख लेता हूं यहां पर क्या, डिवोनियन की हम बात करेंगे तो डिवोनियन को ले लेते हैं। ठीक है, डिवोनियन। तो डिवोनियन युग की मैं यहां पर बात करूंगा और देखिए आसानी से चीजों को आप कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, डिवोनियन का कालखंड अगर लिखना चाहते हैं तो 350 से 350 मिलियन ईयर एगो से 270 मिलियन ईयर एगो तक है। ठीक है, अब यहां पर इससे पहले का आपने देखा पत्तीदार पौधे आ गए। ठीक है, अब जब पत्तीदार पौधे आएंगे तो सिंपल सी बात है, इधर ध्यान से देखिए, अगर पत्तीदार पौधे होंगे, पत्तीदार पौधे होंगे तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी। प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से होगा और प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से होगा। और आपको पता है खाने पीने के लिए अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप मोटे ताजे हट्टे कट्टे बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं। तो जब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, खासकर कि किस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा मिलता है। सूर्य का प्रकाश जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण जब तीव्र गति से होने लगा तो यहां पर पेड़ पौधे कैसे हो गए, हार्डवुड वाले हो गए, कठोर लकड़ी वाले पौधे बन गए। मतलब तने जो है वो बहुत मोटे हो गए, कठोर लकड़ी वाले चौड़े तने वाले वृक्ष। तो पौधे अब किस में परिवर्तित हो गए, वृक्ष के अंदर परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब यहां पर क्या स्थिति बनती है कि यहां पर इस दौर में भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रंश घाटियों का। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गए, पेड़ पौधे, चौड़े तने वाले वृक्ष जो है वो बहुत मजबूत लकड़ी वाले वृक्षों का विकास शुरू होता है यहां से किससे, डिवोनियन काल से। ठीक है, अब डिवोनियन काल में क्या होता है, भ्रंश घाटियों का निर्माण शुरू होता है। भ्रंश घाटियों, भ्रंश घाटी समझते हैं, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। तो भूपृष्ठ में हलचल शुरू हुई, फिर से क्या शुरू हुई, हलचल शुरू हुई। और इस हलचल के कारण क्या हुआ, जमीन नीचे धंसना शुरू हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए आप, यहां पर मैं डायग्राम के थ्रू बता दूं। जैसे भूपृष्ठ इस तरह से था, भूपृष्ठ इस तरह से था, ये मान लीजिए स्थिति वाली पोजीशन थी यहां पर इस भाग में पहले समझने की कोशिश करिए चीजों को, उसके बाद। अब भूपृष्ठ जो इस तरह से मौजूद था, इस तरह से, और ये क्या हुआ, यहाँ पर घने वृक्ष, बड़े बड़े वृक्षों से यहाँ पर ये पूरी धरती ढक गई। घने वृक्ष यहाँ पर
पूरी धरती पर क्या हो गए, इकट्ठा होते चले गए, घने वृक्षों से ढक गई। लेकिन आंतरिक हलचल के कारण, भूगर्भिक हलचल के कारण अगर भूपृष्ठ का कुछ भाग नीचे धंस जाएगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, भ्रंश बोल देते हैं। तो आगे की स्थिति यहाँ पर क्या बनी, आगे की स्थिति यहाँ पर क्या बनी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, ये कुछ इस तरह से हो गया। भ्रंश के कारण ये भाग नीचे धंस गया, ठीक है, और ये भाग एज इट इज रहा। भ्रंश के कारण ये हिस्सा आपका नीचे धंस गया, ये भाग यहाँ पर पहुँच गया इस जगह पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई, और जब ये स्थिति बन जाएगी तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे भी इसमें धंस गए, पेड़ पौधे जो थे वो यहाँ पहुँच गए। धंसने के कारण पेड़ पौधे भी क्या होगा, इसी घाटी के अंदर जमा हो गए। तो ये जो भ्रंश घाटी का निर्माण यहाँ पर हुआ, भ्रंश घाटी यहाँ पर बनी, तो भ्रंश घाटी बनने से क्या होता है, मान लीजिए जमीन में कोई दरार बन गई, तो इस दरार में जल इकट्ठा होना शुरू कर देगा, जो आसपास के ऊंचाई से जल जो है वो घाटी में जमा होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों तरफ से, दोनों भागों से जल जो है लगातार इसमें गिरता रहा, और जल जब लगातार इसमें गिरता रहेगा तो आपको पता ही है कि जल क्या करता है, अवसादों का निक्षेपण कर देता है, अवसाद बना देता है। और जब अवसाद बन जाएंगे, अवसादों में ये सारे के सारे पेड़ पौधे जीव जंतु दबते चले गए। और जब इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ को दबाया जाए और उसका आयतन अगर स्थिर है तो नीचे की तरफ क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। गौर करिए ध्यान से, मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपने दबा दिया, यहाँ पर पेड़ पौधे दब गए, मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष यहाँ दब भ्रंश घाटी के अंदर जमा हो गए, और ऊपर से अवसाद जमा होते रहे। और आपको पता है कि किसी भी निकाय के आयतन को स्थिर रखा जाए और उसमें दबाव बढ़ाया जाए तो क्या होता है, आयतन स्थिर है, तो अगर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है, और जब तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पर दब गए थे, ये जो सेडिमेंटेशन यहाँ पर हुआ, इस घटना को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण। तो सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण की घटना में जो पेड़ पौधे जीव जंतु नीचे दबते चले गए थे, वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वो कोयला या पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का 98% कोयला किस युग का कोयला है, कार्बोनिफेरस युग का कोयला है। तो इसलिए इसको कोल एज भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कोयले का युग कहा जाता है। विश्व का 98% कोयला जो है वो इसी कालखंड का मिलता है, ठीक है। इसके बाद के जो आपका काल आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोनिफेरस, सॉरी मैं डिवोनियन लिख दिया, कार्बोनिफेरस लिखना है, सॉरी कार्बोनिफेरस लिखना है यहाँ पर, डिवोनियन तो हम कंप्लीट कर चुके थे, कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस कालखंड का कोयला है दुनिया में, और वो आप जान गए कैसे बना है, इस तरह से भ्रंश घाटियों में लगातार अवसादीकरण के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो पहली चीज तो यहां पर ध्यान रखें, इस कालखंड में क्या हुआ, भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। और दूसरी चीज यहां पर लिख लें, विश्व का 98% कोयला इसी कालखंड का है, इसी कालखंड का है। इसलिए इस युग को हम क्या बोलते हैं,
कोयला युग कहते हैं। कार्बोनिफेरस ध्यान रखना किसके नाम से जाना जाता है, कोल एज कहते हैं इसको, कोयला का युग कहा जाता है, कोल एज। इसी समय कोयला आपका पाया जाता था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा इसके बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर दूं, इतना क्लियर है, इसको लिख लिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, तो दोबारा से देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। हम बात कर रहे थे कार्बोनिफेरस युग की, तो कार्बोनिफेरस युग का कालखंड कितना है, 350 से 270 मिलियन ईयर एगो का है। इस दौरान, इससे पहले आपने देखा पत्तीदार पौधों का विकास हो गया था डिवोनियन के अंदर। तो डिवोनियन के अंदर जो पत्तीदार पौधों का विकास हुआ, वो पत्तीदार पौधे जब पत्तियां बनने लगेंगी तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होने होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण की गति तीव्र होगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वृक्ष क्या होंगे, बड़े बड़े मजबूत लकड़ी वाले होंगे, मतलब हार्डवुड के वृक्ष यहाँ पर विकसित होना शुरू हुए। ठीक है, अब इसी दौरान में क्या हुआ कि भूपृष्ठ पर भ्रंश की क्रिया होने लगी, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, तो भ्रंश घाटियों में ये पेड़ पौधे दबते चले गए, अवसादीकरण की क्रिया हुई, और इस अवसादीकरण के कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये अनुकूल ताप एवं दाब के कारण किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसके बारे में कुछ पॉइंट। तो देखिए पहला पॉइंट यहां पर लिखे, हम कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहे हैं, तो कार्बोनिफेरस में ध्यान रखना, यहां पर लिखना हार्डवुड या मजबूत तने वाले वृक्षों का विकास, वृक्षों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट भ्रंश घाटियों में अनुकूल लिखना, अनुकूल ताप एवं दाब द्वारा, अनुकूल ताप एवं दाब द्वारा कोयले का निर्माण, कोयले का निर्माण, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कोयले का युग। तो ध्यान रखना 98% कोयला, विश्व का 98% कोयला इसी युग का कोयला कहलाता है, कार्बोनिफेरस का। ठीक है, आगे की घटना यहाँ पर क्या होने लगी, कोयला बन गया आपका, उसके बाद भ्रंश घाटियां और कोयला इसकी विशेषता है। दूसरा क्या हुआ, जैव विकास में, जीवों के विकास में क्या हुआ कि जब डिवोनियन काल में मछलियों का युग था, पूरे समुद्र जो है वो मछलियों का साम्राज्य हो गया सारे समुद्रों पर, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा जनसंख्या किसी जगह पर हो जाती है किसी भी जीव की, तो कुछ जीव जो है वो क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि तैरने वाले जीवों से रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। ठीक है, तो समुद्र से को छोड़कर उन्होंने क्या किया, सतह पर जाने की ठानना शुरू कर दी। तो सिंपल सी बात है, अभी तक तैरने वाले जीव थे, अब वो किस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे, रेंगने वाले जीव। तो रेंगने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं। तो पहले तो ऐसे जीव बने जो पानी में भी रह सकते थे और उसके बाद वो इसमें भी जिंदा रह सकते थे स्थल भाग पर भी, तो उनको हम एम्फीबिया बोल देते हैं। तो उभयचर बने और उभयचर के बाद सरीसृप वर्ग का विकास यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर लिख लें, जैव विकास में उभयचर या एम्फीबिया
मेंढक वगैरह, एम्फीबियंस तथा सरीसृप रेप्टाइल्स, सरीसृप या रेप्टाइल्स का विकास का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। तो ये क्रिया यहाँ पर आपकी, ये घटनाएं घटती हैं किसमें? कार्बोनिफेरस में। क्लियर हो गया होगा? फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, 2-3 पॉइंट इसके बारे में मैं लिख दिया, इसको लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब हम लास्ट इसका जो कैम्ब्रियन का जो छठवां आपका एपोक है, छठवां जो युग है उसको ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हम पर्मियन युग। पर्मियन युग। और पर्मियन युग में क्या होता है, ध्यान रखना, थर्ड ओरोजेनी होती है, मतलब तीसरी भूगर्भिक हलचल होती है। और तीसरी भूगर्भिक हलचल को इसको हार्सिनियन ओरोजेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्सिनियन ओरोजेनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फिर से बलित पर्वतों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो क्या क्या बलित पर्वत बनते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर इस समय। तो यहाँ पर तीसरा युग लिख लेते हैं, लास्ट लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्मियन। पर्मियन पर्मियन कालखंड। और इस पर्मियन कालखंड का जो समय है वो आपका कितना हो जाएगा? 270 मिलियन वर्ष से 220 मिलियन वर्ष पहले तक। ठीक है, MYA का मतलब मिलियन वर्ष पहले। बार बार मैं कह रहा हूं मिलियन ईयर एगो या मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, अब इस कालखंड में ध्यान रखना, इस कालखंड में होने वाली भूगर्भिक हलचल को भूगर्भिक हलचल को हार्सिनियन ओरोजेनी कहा जाता है। हार्सिनियन ओरोजेनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हार्सिनियन ओरोजेनी, हार्सिनियन ओरोजेनी कहा जाता है। तो हार्सियन ओरोजेनी ध्यान रखना किस काल में हुई है? पर्मियन काल के अंदर हुई है। ठीक है, और संसार की इस कालखंड में देखेंगे, संसार की जितनी भी प्राचीन बलित पर्वत श्रेणियां हैं इसी कालखंड में निर्मित हुई है। ठीक है, तो लिख लें यहां पर संसार की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणियां, अरावली के बाद जो प्राचीन है हम उसकी बात कर रहे हैं। प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणियां इसी कालखंड में विकसित हुई हैं। इसी कालखंड में विकसित हुई है। ठीक है, तो प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला इसी कालखंड में है। जैसे आपने सुना होगा यूराल पर्वत है। ठीक है, यूरोप में जो यूराल पर्वत है वो इसी समय का है, पर्मियन काल का है। या आपने अपलेशियन पर्वत सुना होगा, यूएसए के अंदर अपलेशियन पर्वत जो है वो भी इसी कालखंड का है। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में ड्रैकन्स वर्ग पर्वत है, वो भी इसी कालखंड का है। और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी इसी कालखंड की है। इस तरह से
यहां पर लिख देता हूं जैसे, आगे लिख लीजिए जैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारे पूछे जाते हैं कालखंड। जैसे लिख लेना यहां पर, यूरोप में यूराल पर्वत, यूरोप में यूराल पर्वत, यूराल पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसी तरह यूएसए या उत्तरी अमेरिका, यूएसए में अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में ड्रैकन्स वर्ग पर्वत, ड्रैकन्स वर्ग, ड्रैकन्स वर्ग पर्वत श्रेणी इसी कालखंड की है, ठीक है। इसी तरह से और देखना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ये। और एक और लिख सकते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ट्रांस अंटार्कटिक रेंज, ट्रांस अंटार्कटिक, अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ट्रांस अंटार्कटिक रेंज। तो ये ध्यान रखना, इनका निर्माण कब हुआ है? पर्मियन काल में हुआ है, पर्मियन कालखंड में हुआ है। और ये कौन सी ओरोजेनी हो गई? थर्ड ओरोजेनी, थर्ड ओरोजेनी। ध्यान रखें ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत का निर्माण किस ओरोजेनी में हुआ है, तो वो किस में हुआ है? पहली भूगर्भीय कलचल के अंदर हुआ है, ठीक है, या दूसरी स्कैंडिनेवियन, जो स्कैंडिनेवियन ओरोजेनी है वो कौन सी ओरोजेनी कहलाती है? तो वो कौन सी कहलाएगी? दूसरी कहलाएगी। और जो पर्मियन काल में हुआ है ये तीसरी हलचल कहलाती है। तो ये हर एक कालखंड में जो पर्वत श्रेणियां हैं वो सीधा आपसे पूछा जाता है। और ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ लिया तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उम्मीद है ये क्लियर करते हुए मैं सारी चीज़ों को चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैम्ब्रियन कालखंड को क्लियर कर लिया, कैम्ब्रियन काल हमने पूरा कर लिया। कैम्ब्रियन काल में हमने इसको क्या बोलते हैं इसको ये जो आपका पैलियोजॉइक है, पैलियोजॉइक को 6 आपके इपोक में बांटा गया है, जिसमें कैम्ब्रियन आपका हो गया, ऑर्डोविशियन इसके अंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलूरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, ठीक है, कार्बोनिफेरस हो गया, और उसके बाद पर्मियन हो गया। तो 6 के 6 यहाँ पर इपोक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हम पैलियोजॉइक इरा, पैलियोजॉइक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद सीनोजॉइक की, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं सीनोजॉइक कालखंड के बारे में। सीनोजॉइक नहीं, मीसोजॉइक आएगा अभी आपका, उसके बाद सीनोजॉइक आएगा। मीसोजॉइक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेन चीजें हम जान लेते हैं। अब आएगा मीसोजॉइक कालखंड, मीसोजॉइक कालखंड आएगा। मीसोजॉइक इरा को 3 इपोक में बांटा गया है, कौन कौन से हैं? तो अब दूसरा हम भाग ले लेते हैं, इसको बोलते हैं मीसोजॉइक, मीसोजॉइक या मध्यजीवी, मध्यजीवी, ठीक है। अब मध्यजीवी जो काल है इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। कितने में? 3 भाग में विभाजित कर देते हैं।
ठीक है, 3 भाग में हम इसको विभाजित कर देते हैं और तीनों को हम समझ लेते हैं इसी तरह से। तो पहला वाला भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मीसोजोइक को 3 भागों में पहला वाला कहलाता है क्या, इसको बोलते हैं हम ट्रायसिक, दूसरा जुरैसिक और तीसरा क्रिटेशियस। तो यहाँ पर ट्रायसिक इंग्लिश में ही लिखूंगा मैं, ट्रायसिक, क्योंकि इनका हिंदी मीनिंग कुछ है नहीं, जुरैसिक और क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ठीक है, ट्रायसिक हिंदी में आप लिख लें इस तरह से, ट्रायसिक। जुरैसिक सुना ही होगा, कई सारी मूवियाँ बनी है इस पर, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, तो जो ट्रायसिक है इस कालखंड में आपको पता ही है कि इससे पहले वाले कालखंड में आप देख रहे थे क्या हो रहा था, रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, और रेंगने वाले जीवों का जब विकास हुआ तो धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी धरती पर कब्जा करना शुरू कर दिया, धरती पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ट्रायसिक का कालखंड आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 220 मिलियन ईयर एगो, 220 तक तो वहीं पर बात हो गई थी, तो 220 से 180 मिलियन ईयर एगो तक इसका कालखंड आपका माना जाता है। और इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, पहली चीज तो ध्यान रखना, सरीसृप, सरीसृपों का स्थल भाग पर विकास। तो तेजी से सरीसृप क्या हो गए, स्थल भाग पर फैलना शुरू हो गए, प्रचुर मात्रा में इनका यहां पर विकास होना शुरू हुआ। और साथ में यहां पर क्या हुआ कि भूपरपटी जो थी, जो अर्थ क्रस्ट थी, उस पर चूना पत्थर या खड़िया पत्थर का जमाव भी देखा गया, खड़िया पत्थर या उस चूना पत्थर का। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और लिख लें, डायनासोर, डायनासोर का उद्भव, डायनासोर का उद्भव हुआ। तो सरीसृप में ही एक जीव जो है वो काफी बड़ा होता चला गया, वो क्या कहलाया, डायनासोर कहलाया। तो डायनासोर का उद्भव यहां पर हुआ। और अगली विशेषता इसकी लिख दें, मैं बात कर रहा हूं अभी ट्रायसिक की, तो इसमें लिख लें, भूपरपटी पर चूना पत्थर तथा खड़िया चाक, खड़िया पत्थर या चौक बोलते हैं, CHALK का जमाव शुरू हुआ। ठीक है, तो लाइम स्टोन बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि भूपरपटी पर चूना पत्थर और खड़िया पत्थर का जमाव शुरू हो जाता है। और डायनासोर का उद्भव कहाँ माना जाता है, ट्रायसिक काल में। और जुरैसिक काल में पूरी धरती पर डायनासोर का साम्राज्य हो जाता है। तो इसी वजह से इसको हम डायनासोर का काल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए, 3 भागों में इसको बांटा, मीसोजोइक को, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। एक एक 2-2 पॉइंट इसके बारे में जानने हैं, फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लें जुरैसिक काल की। जुरैसिक, तो जुरैसिक इपोक जो है ये क्या है, इपोक है, और मीसोजोइक क्या है, इरा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसको एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है, एज ऑफ डायनासोर। पृथ्वी पर इस कालखंड में डायनासोर का साम्राज्य हो गया।
और पहली बार यहाँ पर क्या हुआ कि पक्षी वर्ग क्या हुआ, पक्षी जो है वो देखे गए पक्षी वर्ग की उत्पत्ति यहाँ पर शुरू होती है। तो ये इसकी विशेषता यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर पहली चीज इसका कालखंड लिख लें। इसके कालखंड की देखिए बात करें तो इसका कालखंड 180 से 120 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो 180 से 120 मिलियन वर्ष पहले जुरैसिक काल का कालखंड है और इसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर, ठीक है। तो डायनासोर का युग कहलाता है ये, डायनासोर का युग, ठीक है। और ये जो डायनासोर का युग आप देख रहे हैं यहां पर है, ठीक है, मतलब डायनासोर का साम्राज्य पूरी धरती पर हो गया। और दूसरी इसकी बात करें, प्रथम बार या पहली बार पक्षी वर्ग एवीज, पक्षी वर्ग या एवीज का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास। तो ध्यान रखना, डायनासोर के काल में ही पृथ्वी पर क्या हुआ, पक्षी वर्ग का विकास हुआ। और ये पक्षी आजकल के आधुनिक पक्षियों की तरह नहीं थे, इनका स्ट्रक्चर अलग था। जैसे आर्कियोरेप्टिस सुना होगा आपने, तो उस तरह के जीव हुआ करते थे, उस तरह के पक्षी हुआ करते थे जिनके जो जबड़े में दांत हुआ करते थे, जिनकी चोंच में दांत हुआ करती थी, हड्डियां इनकी मजबूत होती थी। तो इस तरह से ये आपके जीव यहाँ पर दिखाई दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ, सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर अभी तक ध्यान रखना, आपने देखा था कि पत्ती विहीन पौधे थे, उसके बाद पत्तियां आना शुरू हो गई और बड़े बड़े वृक्षों का विकास हो गया, लेकिन अभी भी वृक्षों पर पुष्प नहीं आए थे, ठीक है। मतलब फूल वाले वृक्षों का या पौधों का विकास नहीं हुआ था। पुष्पीय पौधों का विकास पहली बार कब होता है, जुरैसिक काल के अंदर होता है। अब यहाँ पर पुष्पीय पौधे आ जाएंगे तो परागकण की क्रिया होगी, पॉलिनेशन की क्रिया होगी, ठीक है। और जब पॉलिनेशन की क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है जो वनस्पतियां हैं उनमें तीव्र गति से विकास होगा, ठीक है। तो धरातलीय वनस्पतियों में क्या हुआ, तीव्र गति से विकास होने लगता है। तो यहां पर ध्यान रखना, पहली बार क्या हुआ, पुष्पीय पौधों का विकास, पुष्पीय पौधों का विकास। और पुष्पीय पौधों का विकास होगा तो परागण की क्रिया, परागण की क्रिया या पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है, या निषेचन की क्रिया भी बोलते हैं। तो परागण की क्रिया द्वारा तीव्र गति से वनस्पतियों का विकास, तीव्र गति से वनस्पतियों, तीव्र गति से वनस्पतियों का विकास। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां बनना शुरू हो गई जब पॉलिनेशन की क्रिया शुरू होती है। तो पॉलिनेशन की क्रिया होगी तो धरातलीय वनस्पतियों का क्या होगा, बहुत तीव्र गति से विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यह स्थिति आपकी बनना शुरू हुई। उसके बाद अगला कालखंड हम ले लेते हैं और वो अगला कालखंड आपका क्या कहलाता है, जुरैसिक के बाद क्रिटेशियस काल कहलाता है। और क्रिटेशियस काल बहुत महत्वपूर्ण काल है क्योंकि इसी कालखंड में आपने अगर सिद्धांत थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वैगनर महोदय के द्वारा ये बताया गया है कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट था और वो कॉन्टिनेंट जब विभाजित हुआ तो वो कालखंड कौन सा था, वो क्रिटेशियस काल था। तो ध्यान रखें, अगला कालखंड जो है वो क्रिटेशियस काल कहलाता है। तीसरा कालखंड क्रिटेशियस,
क्रिटेशियस इपॉक, क्रिटेशियस, ठीक है। क्रिटेशियस युग की हम बात करेंगे यहाँ पर, और इस युग में ये युग का कालखंड आपका कौन सा हो जाएगा, 120 मिलियन ईयर एगो से 72 मिलियन ईयर एगो, ये कालखंड है, ठीक है। अब इस कालखंड में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, इस कालखंड के अंदर जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के नीचे एक ही द्वीप हुआ करता था, यहाँ पर एक ही द्वीप था। इस तरह से इस द्वीप को पेंजिया बोला गया। क्या बोला गया? पेंजिया। एक ही द्वीप था ये, ठीक है। और ये कब काल की बात हो रही है? क्रिटेशियस काल की बात हो रही है। और क्रिटेशियस काल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यहाँ पर एक सुना पढ़ेंगे भी आगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने ये सिद्ध किया था कि क्रिटेशियस काल में, अल्फ्रेड वेगनर ने ये दिया था, अल्फ्रेड वेगनर। तो इसमें इसने ये सिद्ध किया था कि पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था और इस महाद्वीप को नाम क्या दिया गया? पेंजिया। अब ये जो पेंजिया है ये विभाजित हो गया, और विभाजित होने के बाद दो भागों में बट जाएगा, टूट गया, मतलब यहां पर ये दरार पड़ गई। इसमें क्या पड़ गई? दरार। तो दरार पड़ेगी तो ये टूटेगा, और टूटने के बाद जो ऊपरी एक उत्तर की तरफ जो था, ये वाला भाग क्या कहलाया? अंगारा भूमि कहलाया, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण की तरफ भाग था वो क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब यहां पर इसके कारण, इस दरार के कारण लावा निकला, और लावा से क्या होगा? पठारों का निर्माण होगा। तो यहां पर फिर से भूगर्भिक हलचल होती है, और इसके प्रभाव से पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, या इसके बाद कई खंडों में विभाजित हो जाता है, और वो इधर उधर प्रवाहित होने लगते हैं। इससे क्या होता है कि बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठारों का उद्भव और विकास होता है, ठीक है। भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा भरा हुआ है, और जब ऊपर कोई भी भाग टूटेगा, भूपृष्ठ की ऊपरी सतह टूट जाएगी तो वो ऊपर निकलेगा। जैसे इस तरह से समझिए, ये भूपृष्ठ है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ गर्म और तप्त मैग्मा भरा हुआ है, नीचे की तरफ क्या है? तप्त और तरल मैग्मा है, ठीक है। और ये मैग्मा जब ऊपर की सतह से टकराया, यहाँ पर कोई दरार बन गई, तो इस दरार से ऊपर निकलेगा, और दरार से ऊपर निकलने के बाद चारों तरफ जमा हो जाएगा, चारों तरफ इस तरह से जमा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? लावा पठार, लावा पठार या बेसाल्टिक, बेसाल्टिक लावा जब ऊपरी सतह पर आ जाता है तो उससे क्या बनते हैं? बेसाल्टिक पठारों का निर्माण होता है। तो ये स्थिति बनती है यहाँ पर इस कालखंड के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस कालखंड में पेंजिया का विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में फिर से और विखंडित होता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आगे, भूगर्भिक हलचलों के कारण, लिख ले आप लोग, नोट करते जाएं साथ साथ में। भूगर्भिक हलचलों के कारण भूगर्भिक हलचलों के कारण पेंजिया कई भूखंडों में, पेंजिया कई भूखंडों में विभाजित होकर, कई भूखंडों में विभाजित होकर चारों ओर
गतिमान हो गया, गतिमान हो गया, जिससे भूपृष्ठ पर पहली बार बेसाल्टिक, क्या बेसाल्टिक लावा निर्मित पठारों का उद्भव एवं विकास हुआ। पहली बार बेसाल्टिक लावा पठारों का उद्भव एवं विकास हुआ, उद्भव एवं विकास हुआ। ठीक है, तो इस दौरान कई सारे बेसाल्टिक मतलब लावा से निर्मित पठारों का निर्माण होता है और ये पठार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा कैसा पठार है। जैसे इसी कालखंड में आप देखेंगे भारत का जो दक्कन का पठार है, जो हम प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार पढ़ते हैं या दक्कन ट्रैप बोलते हैं, वो किस कालखंड का है? इसी कालखंड का है, क्रिटेशियस का। तो ब्रिटिश कोलंबिया पठार, भारत का दक्कन का पठार, दक्षिणी अमेरिका में पराना का पठार, ये सारे के सारे पठारों का विकास किस कालखंड में हुआ है? क्रिटेशियस काल में हुआ है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए यहाँ पर कुछ, जैसे भारत का दक्कन का पठार, भारत का दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार है, उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया पठार। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में पराना पठार, दक्षिणी अमेरिका में पराना पठार, पराना नदी है, पराना पठार, दक्षिण अमेरिका में पराना का पठार। ठीक है, यूरेशिया में साइबेरिया पठार, यूरेशिया में साइबेरिया पठार, ये भी इसी तरह का पठार है, यूरेशिया में साइबेरिया पठार। रूस में आयरलैंड में अंतरिम पठार, आयरलैंड तो सुना होगा, आयरलैंड देश का नाम है। आयरलैंड में अंतरिम पठार। तो ये पूछा भी गया है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अंतरिम पठार कहाँ पर पाया गया है। तो अंतरिम पठार कहाँ पर है? आयरलैंड के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, ये सारा का सारा कालखंड हो गया मीसोजोइक का। मीसोजोइक काल में आपकी ये घटना यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो ये तो बात होगी, इसमें किस कालखंड की बात कर रहे हैं? क्रिटेशियस कालखंड में। और क्रिटेशियस कालखंड में ही क्या हुआ कि जब इस तरह की घटना हुई, ये जो आपका पेंजिया का विभाजन हुआ, और इसी समय क्या होता है कि भारी मात्रा में उल्कापात होते हैं। मतलब भूपृष्ठ पर ये माना जाता है, ये एक संकल्पना है, एक मतलब परिकल्पना है, इसमें ये माना जाता है कि भूपृष्ठ पर भारी मात्रा में क्या होता है? उल्कापात होते हैं, मतलब मीटियोर्स गिरते हैं, और इसी से डायनासोर का युग यहाँ पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो डायनासोर यहाँ पर आके समाप्त हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसी कालखंड में जब प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव से आज की तरह का वायुमंडल निर्मित हो जाता है।
तो धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं स्थितियां क्या हो रही हैं, आज की तरह बनती चली जा रही हैं। ठीक है, तो इसी में एक चीज और नोट कर लीजिए। ठीक है, भारी मात्रा में उल्कापात, भारी मात्रा में उल्कापात, उल्कापात से डायनासोर समाप्त हुए। तो ये माना जाता है कि ऐसी घटना यहाँ पर होंगी, हालांकि कई सारे और भी थ्योरी दी गई है। तो उल्कापात के कारण यहाँ पर डायनासोर समाप्त होते चले गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और ध्यान रखना, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता से, प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता से, प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता से आधुनिक वायुमंडल, ठीक है, आधुनिक क्या लिखिए, आधुनिक की जगह यहां पर लिख लीजिए वर्तमान वायुमंडल का निर्माण। तो वर्तमान वायुमंडल का निर्माण यहाँ पर शुरू हो गया, मतलब धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वर्तमान की तरह वायुमंडल निर्मित होता चला गया, क्योंकि धीरे धीरे करके पेड़ पौधे, अब इसी कालखंड में देखा था कि भारी मात्रा में जब परागण की क्रिया शुरू होती है तो बहुत सारे वनस्पतियों का विस्तार हो जाता है। तो पूरी भूपृष्ठ पर जब चारों तरफ जंगल ही जंगल होगा तो वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो फिर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी तो वर्तमान की तरह जो वायुमंडल है वो निर्मित, या आज की तरह वायुमंडल है वो निर्मित होना शुरू हो जाएगा। तो ये कालखंड हमने बात की किसकी, मीसोजोइक की। ठीक है, तो अभी समय आपका समाप्त हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे लेकर चलेंगे, अगले कालखंड के बारे में, सीनोजोइक और नियोजोइक के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना रहने देते हैं। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, पूरे डिटेल से मैं सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू, नमस्कार।